भाइयों और बहनों प्रणाम। आज सुबह हमने जो देखा दिल्ली में जो भी हुआ उसके संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फिर थोड़ी देर बाद स्टे दे दिया गया और फिर तमाम बातें टीवी पे चलने लगी, समाज में चलने लगी और सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त करने लगे। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एक इस सारे मामले को एक अधिवक्ता के दृष्टिकोण से कि इसमें तमाम जो नेता हैं वो हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, इस पे अपनी हल्की राजनीति के लिए ज़बरदस्त कुठाराघात कर रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 50 साल की उम्र मेरी भी लगभग होने जा रही है कि ये नेता आने वाले दिनों में ऐसा ना कर दें कि जो हिंदू भाई हैं उनको मुस्लिम भाई को देख कर डर लगे और जो मुस्लिम भाई हैं उनको देख हिंदू भाई को देख कर डर लगे, क्योंकि ये लोग ऐसा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं पब्लिक में और हिंदू मुसलमान इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि आने वाला जो भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और जो सही बात है उसको भी अगर नेता कहे और जो गलत बात है उसको भी कहे तब गलत बात नहीं होती। लेकिन आप वो एक बड़ा पुराना शेर है कि हौसले की बात है, ज़रूरत तो देखिए कि हम झूठ की मीनार से सच बोल रहे हैं और गलत तरीके की कहानियाँ समाज में पेश करना। एक हमारे देश के जो अपने आप को स्वयं भू पूरे देश का नेता समझते हैं श्री आदरणीय ओवैसी साहब, बड़े ओवैसी साहब, उन्होंने कह दिया कि जो लोग पकड़े गए हैं वो तो अभी ये गलत तरीके से पकड़े गए हैं और जो पुलिस के सामने दिया गया जो बयान है वो उसका कोई मायने नहीं होता है। अब देखिए हुआ क्या, उन्होंने कहा कि पुलिस के सामने दिया गया बयान कोई मायने नहीं रखता है। चलो ठीक है, पब्लिक ने इतना तो सुना। अब पब्लिक ने जब इतना सुना तो उसको लगा कि हाँ हमारे नेताजी बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा, आदरणीय ओवैसी साहब के साथ जो उसको प्लस पॉइंट कर लीजिए या निगेटिव पॉइंट कर लीजिए कि उनके समुदाय में अभी भी शिक्षा की स्थिति, जैसा कि लोग कहते हैं और जैसा कि लोग हम लोगों के भी समक्ष आता रहता है कि जो शिक्षा का जो स्तर है या शिक्षा की जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी कम है। तो उनकी स्थिति जो है अपने समुदाय में अंधन में कनवा राजा वाली है। अब उन्होंने कह दिया कि पुलिस के समक्ष दिया गया बयान मायने नहीं रखता है, तो लोगों को लगा कि पुलिस तो गलत कर रही है, पुलिस साहब बड़ा जुल्म कर रही है। अब सवाल यह है कि आदरणीय ओवैसी साहब ने आधी बात बताई, पूरी बात बताना चाहिए था कि पुलिस के समक्ष दिया गया बयान मायने नहीं रखता, सही है, लेकिन अब उसमें जो लेकिन है उसको उन्होंने छुपा लिया राजनीतिक दृष्टिकोण से। लेकिन अगर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 है वो ये भी तो कहती है कि अगर पुलिस के समक्ष कोई बयान दिया गया है और उसके आधार पर किसी चीज़ों की बरामदगी होती है तो वो फिर साक्ष्य में ग्राह्य है। 161 सीआरपीसी का जो बयान है वह साक्ष्य में अगर ग्राह्य नहीं है तो उसी 161 को सपोर्ट करता है 27 की। अगर 161 में कोई ऐसा बयान आया है जिसकी वजह से कोई चीज़ माल की बरामदगी हुई है, कोई सामान चीज़ मतलब पकड़ा गया है और अभियुक्त के कहने से ही पकड़ा गया है, तो वो फिर साक्ष्य में ग्राह्य हो जाता है। अब आधा उन्होंने बताया, आधा नहीं बताया, मतलब पुलिस बड़ा जुल्म कर रही है। पुलिस तमाम गड़बड़ा काम करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हाँ पुलिस सही करे तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब आज जो वीडियोज़ आ रहे हैं, अब आप वीडियोज़ को भी झूठा बना दें, लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका की जो स्थिति है उसमें वीडियोज़ झूठे हो भी सकते हैं। न्यायपालिका की नज़र की बात कर रहा हूँ, समाज की नज़र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। समाज तो बहुत अच्छी चीज़ों को समझती भी है और जानती भी है, लेकिन न्यायपालिका की अब मैं कुछ वैसी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन न्यायपालिका पे जो भरोसा है लोगों का वो अब मुंह पे तो कही देते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है और न्यायपालिका बड़ा भरोसा है, लेकिन कहीं पीठ पीछे लोग जाके ये भी कहते हैं कि जो न्यायपालिका के तमाम ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिस पे न्यायपालिका पे भरोसा लोगों का कम होता जा रहा है। अब देखिए अभी जो छोटे ओवैसी साहब हैं, उनके बड़े ओवैसी साहब के भाई, उन्होंने कह दिया 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। इतना बड़ा विवादित बयान था, काफ़ी अर्सों चल रहा था। आदरणीय रजत शर्मा जी ने इंडिया टीवी पर जब बड़े ओवैसी साहब को बुलाया तो उनको दिखाया भी, वही मुस्कुरा के कहे अदालत का मामला है और उस समय उन्होंने कोई अदालत के निर्णय पे हम वो करते हैं, भरोसा करेंगे, ये है वो है। अब अदालत ने बाद में कह दिया, मुकदमा चला, कह दिया साहब साक्ष्यों के अभाव में, सबूतों के अभाव में पुलिस पूरी चीज़ें नहीं ले आ पाई और इनको हम छोड़ देते हैं। साथ में एक टिप्पणी कर दी कि देश के नेताओं को चाहिए कि ऐसे बयान न दें जिसमें कि देश को नुकसान हो। अब ये क्या है, एक ऐसा वीडियो जो घर घर में टीवी पे चल रहा है, आदरणीय रजत शर्मा जी इतने जिम्मेदार आदमी हैं देश के, वो अपने टीवी बैठा के बड़े भाई से उसको दिखवा भी रहे हैं। बड़े भाई ने ये तो कहा नहीं
कि मेरे छोटे भाई ने कहा ही नहीं है, उन्होंने कहा इस वीडियो के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ। वो अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो और हमारे जो जज साहब थे, जो भी रहे हों, मुझे तो ज़्यादा नहीं मालूम है, उन्होंने निर्णय दे दिया कि भाई सब सारे साक्ष्य सबूत नहीं है। जहाँ एक है पर्सनल लेवल के क्राइम जो होते हैं कि हमारा किसी से झगड़ा हो गया, चलिए भाई ठीक है, हम वो सबूत नहीं दे पाए, हम सबूत नहीं दे पाए, न्यायालय का फैसला आया जो भी तर्कसंगत ढंग से अधिवक्ताओं द्वारा रखा गया। लेकिन जब कोई ऐसा मामला है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ है, वहाँ तो जजेस से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि थोड़ा सा न्याय के में जो उनको डिस्कशन, जो जुडिशियल डिस्कशन की बात की जाती है, उसका भी ख्याल रखें। और फिर जुडिशियल डिस्कशन के साथ साथ तमाम सीआरपीसी में ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें उनको अथाह पावर है। 190(1)(c) में सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को स्वयं के संज्ञान, स्वयं को भी तो किसी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है। अब कोई उनसे पूछे कि जैसे आपसे कि भाई ये ऐसा मसला था छोटे ओवैसी का जिसमें आप निजी लेवल पर इसको आप नहीं लिख सकते थे कि हाँ निजी लेवल पर मैंने देखा, मैंने मेरे सामने ये वीडियो चला था। लेकिन अब आदरणीय जज साहब को क्या पड़ी हुई है कि वो चले वो नौकरी करें, नौकरी बचावें, वो अपना कोटा पूरा करें, वो अपर कोर्ट्स को अपना हिसाब दें कि बैठ के वो राष्ट्रीय हितों का फैसला लें। अब आज देखिए सुबह सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मेंशन करने भर से उन्होंने स्टे लगा दिया। ऐसा नहीं है कि उसमें जो तोड़ी जा रही थी सब सारी सब गड़बड़ हो रहा था, अतिक्रमण था। अब लोगों ने उस पर ठीक है नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब गवर्नमेंट ने उसको हटाना चाहा। अब पिछली गवर्नमेंट ने क्यों नहीं हटाया? वहाँ वर्तमान जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की है, उसने क्यों नहीं हटाया? मतलब दोषारोपण चल रहा है। कोई ये नहीं कर रहा है जो हुआ वो गलत हुआ जो अतिक्रमण था वो गलत था। और जो हुआ, जब सीधे उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ती है। इस पे अतिक्रमण हटाने के लिए जब बुलडोजर गया तो लोगों को बड़ा खराब लगा। कोई किसी नेता ने इस बात की रिट नहीं फाइल की साहब अतिक्रमण हुआ ही क्यों था, या उसको किन लोगों ने उसको वहाँ रहने दिया, कैसे बाहरी लोग आए, कैसे जैसा मैं सुन रहा हूँ तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या भी वहाँ रह रहे हैं, कैसे वो लोग आए और कैसे उन लोगों ने इतना अपना इस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर लिया। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं बुलडोजर हिंदू और मुसलमान में फ़र्क कर रहा था। अरे भाई वहाँ एक श्री गुप्ता जी थे, उनका भी तो घर वो उस अतिक्रमण की जद में आया तो वो भी गया। तो जो अतिक्रमण जब कोई कानून अपना काम कर रहा होगा तो फिर एक और कोई निजी बुलडोजर किसी के लिए तो गया नहीं था, वो अतिक्रमण हटाने गया था। अतिक्रमण जो लोग आए सबको उसने एक साथ निपटाने की कोशिश की। अब 10 मिनट के भीतर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से मैं तब मतलब जो मेरे जीविकोपार्जन का भी एक कदीय साधन है, उनके जो नज़ीरे हैं सारे अधिवक्ता उनके पूरे देश के उनकी इज्जत करते हैं, तमाम वकीलों का परिवार उनके नज़ीरों से चल रहा है। लेकिन सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पे कभी कभी विचार करना पड़ता है, कभी दुख होता है, कभी कभी दुख भी हो जाता है कि हमारे देश में भगवान राम है कि नहीं, इसको समझने के लिए कितने साल लग गए। आई थिंक 20-30 साल 40 साल लग गए ऐसे ही, कि कभी कुछ बात कभी कुछ बात। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मेंशन करते ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समझ गई कि सब गलत हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। अब कुछ लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए रोका कि साहब गलत हो रहा था। अब उसके दो इंटरप्रिटेशन है, कहीं क्योंकि स्टेटस को तो इसलिए दिया जाता है कि कोर्ट सुनना चाहता है कि आखिर विवाद है क्या। तो ऐसा नहीं है कि मानिए जो जजेस लोग हैं पूरा हिंदुस्तान जान रहा है तो मानिए जस्टिस लोगों के संज्ञान में बात आई नहीं होगी, वो भी अंदरूनी स्तर पे तमाम बातें जानते होंगे। लेकिन अब वो चले गए कुछ अधिवक्ता महोदय, और हिंदुस्तान है, यहाँ जब आतंकवादियों को भी अधिवक्ता मिल जाते हैं, रात को अदालतें खुलवा लेते हैं अधिवक्ता कानून का सहारा लेकर और उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन करके। तो जो ये अतिक्रमणकारी हैं या बाहरी लोग हैं आए हुए हैं, वो उनके लिए तो ये तो उपद्रवी हैं, तो उपद्रवियों के लिए कोर्ट खुलवाना या कोर्ट में जाना, उनकी पैरवी करना उनके लिए आसान काम है। कुछ राजनीति चमकती है, कुछ मुद्रा भी आती है, कुछ लोकल लोग देते होंगे और कुछ कहीं ना कहीं कुछ बाहर से भी अच्छा खासा, क्योंकि बड़े वकील ऐसा तो है नहीं कि वो देशभक्ति में चले गए थे कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, ये बड़ा गलत काम हो रहा है और मैं चला आया हूँ। हो सकता है कुछ देशभक्त अधिवक्ता अपने ओर से रिट फाइल करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन आज जो हुआ है मैं नहीं समझता, क्योंकि शुद्ध पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है कि अचानक मेंशन करने के कि साहब इसको रोका जाए।
तो जो भी हो रहा है वो इस देश में जो कुछ हिंदू नेता और कुछ मुस्लिम नेता, ये दोनों देश को बर्बाद करने तुले हुए हैं। और अगर हिंदू नेता और मुस्लिम नेता जितने लोग हैं उनसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करना अगर छोड़ दें और वो ये करें कि कई सही को सही कहें और गलत को गलत कहें। अगर मुस्लिम नेता है और उसके सामने कोई मुसलमान गलत कर रहा है तो उसको खुद कहे कि नहीं, इनको अरेस्ट होना चाहिए। कोई हिंदू नेता है, उसके सामने कोई हिंदू गलत कर रहा है तो कहे कि इसको अरेस्ट होना चाहिए। तो उनकी जो सुचिता है, उनकी जो विश्वसनीयता है वो समाज में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब ये कह देना कि नहीं, सिर्फ मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा था और हिंदुओं को नहीं टारगेट किया गया और जानबूझ के एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति बुलडोजर आ गया, ऐसा मैं बुलडोजर तो धर्म देख के नहीं चल रहा था जो कागज पत्थर में अतिक्रमण रहा होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये इतने साल से कैसे टिके रहे, कैसे वहाँ रहे, ये भी एक गंभीर जांच का विषय है। तो इन सब में तो कोई हमारे जो आज गए हैं अधिवक्ता लोग, उनमें से मैं नहीं समझता कि इसके पहले भी उनकी गाड़ियाँ उधर से गुजरती रही होंगी। उन्होंने जनहित में कोई PIL दाखिल की होती कि साहब यहाँ इस तरह की इंक्रोचमेंट है तो इसको हटाया जाए, ये सब नहीं हुआ। लेकिन मौका मिला क्योंकि लोहा गर्म था, मार लिया है थोड़ा कि भाई ये चलो ठीक है, बुलडोजर आया, अब वो ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ ना कुछ क्या क्या भाई राजनीति अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा न करें आप सभी जो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं कि मेरे तो तमाम मुस्लिम भाइयों से भी अच्छे संबंध हैं, हिंदू भाइयों से भी अच्छे संबंध हैं। ऐसा मतलब हम लोग मेरे घर में जो मुख्य व्यक्ति हैं वो एक मुस्लिम ही हैं, जिनके घर पूरा घर में उनके भरोसे पे छोड़ के चला जाता हूँ। और वो आज से नहीं, वर्षों से मेरे उनके ताल्लुकात हैं, मैं उनको बड़े भाई के तौर पे इज्जत करता हूँ। तो हमारे साथ वो तमाम जगह जाते आते भी रहते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ये आप नेता लोग पैदा कर रहे हैं आप लोग, और इस तरह की टारगेट करके, और ये अगर आप लोग ऐसे ही पैदा करते रहे तो निश्चित है इसके बड़े भयानक परिणाम होंगे। ये तो मुस्लिम नेता या जो हिंदू नेता हैं, जब आपस में मैं डिबेट वगैरह देखता हूँ तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप एक व्यक्ति को टारगेट, एक समुदाय को, एक धर्म को टारगेट करके इस तरह की बात की जाती है। जैसा कि तमाम मुस्लिम नेताओं ने कहा, आदरणीय ओवैसी साहब तो मास्टर इस मामले में ही हैं कि वो अपना बता ही देते हैं कि हाँ सब टारगेटेड काम हो रहा है, जबकि वो खुद, उनकी पूरी पार्टी ही टारगेट करके बनी हुई है और दूसरों को बताते हैं कि वो टारगेट करके काम कर रहा है। खैर, अब ये विचार करने वाली बात तो है ही है कि आदमी जो है वो देखता है लेमार्क। अगर आदरणीय ओवैसी साहब से मैं, अगर उन तक मेरी बात पहुंच रही हो तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपने लेमार्क और डार्विनवाद अगर पढ़ा हो तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि जीवों पर किन तमाम चीज़ें हैं, मैं वहाँ लेमार्क डार्विन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें एक है कि वातावरण का सीधा प्रभाव। तो जो वातावरण है वो आजकल गड़बड़ क्यों हो रहा है, और उसके पीछे मैं जहाँ तक समझता हूँ ना आदरणीय योगी जी का उसमें कोई मतलब है, जो जैसा कि आप टारगेट करते हैं ना आदरणीय मोदी जी, ना आदरणीय अमित शाह जी, इन लोगों का कोई हाथ ही नहीं है। अगर हाथ है तो ये विज्ञान का हाथ है। आजकल सबके हाथ में व्हाट्सएप है, सबके हाथ में फेसबुक है। पहले तमाम बातें छिपी रहती थी, अब कोई बात कहीं हुई तुरंत विदिन ए कपल ऑफ सेकेंड्स पूरे कंट्री में फैल जाती हैं। तो पहले अखबार आता था, कब के प्रिंट होगा, कल की बातें आज 24 घंटे बाद पहुंचती थी। अब तो 10:10 पे कोई बात होती है, 10:11 पे सारे मोबाइल्स में रहती है कोई भी बड़ी बात। तो उसमें ना आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी या कोई भी सरकार वो तो ये कह नहीं रही है कि भैया इसका प्रसारण करो। उनका कोई बैठ के टारगेट किए हुए है कि भैया ये होगा तो ये प्रसारित किया जाएगा। अरे सबके हाथ में मोबाइल है, जिसके सामने कोई घटना घटती, मैं भी कहीं जाता हूँ, कहीं परेशानी पड़ता हूँ तो मैं भी मोबाइल से उसको फेसबुक लाइव कर देता हूँ, तमाम बातें तुरंत फैल जाती हैं। तो आप पार्टियों को पार्टी वाली राजनीति कीजिए, लेकिन और भी तमाम मुद्दे हैं, जनहित के तमाम मुद्दे हैं, राष्ट्रीय हितों के तमाम मुद्दे हैं, कैसे तमाम करप्शन है, तमाम बेरोजगारी है, तमाम महंगाई है या और तमाम बातों को। लेकिन आप सब लोग घूम घूम के कुछ ऐसा कर रहे हैं कि दोनों समुदाय एक आने वाले वक्त में एक दूसरे को देख के डरना शुरू कर दें। और रही बात, आप लोग कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वही वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर। कुछ हिंदू भाइयों पर पड़ रहा है, कुछ मुस्लिम भाइयों पर पड़ रहा है। अभी मुझसे एक ने कहा और डिबेट में भी आ रहा था कि अगर 1000 हिंदुओं का परिवार है तो वहाँ एक मुस्लिम परिवार बड़े आराम से सुरक्षित रहता है, और लेकिन अगर 1000 मुस्लिम्स का परिवार हो तो वहाँ एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह पाता है, वो वहाँ से वो भी पलायन कर जाता है।
अब आदरणीय ओवैसी साहब, इस पे आप विचार करवाइए ना कि ऐसी मानसिकता क्यों लोगों की बन रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी, उससे उनके दिमाग में आया। लोगों ने तालिबान की खुखार वो देखी टीवी पे, उससे जो अगल बगल आसपास वातावरण में जो हो रहा है, अगल बगल जो हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि तमाम जो है अच्छे मुस्लिम भाई होने के बावजूद भी उन्हीं में से अधिकांश लोग ऐसे क्यों निकल जा रहे हैं जो इस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं, जो डरावनी होती है, जो भयानक होती है, जो क्रूर होती हैं। तो आदमी सोचता है कि अरे सामने वाले इतने क्रूर लोग हैं, भगवान जाने इनको क्या पढ़ाया लिखाया जाए कि अभी देखिए आप, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रशिया से, लगातार आई थिंक 55-56 दिन हो गया और लगातार चल रहा है। आप, मैंने टीवी पे कोई क्रूरता नहीं देखी, युद्ध देखा जीवन में, मैंने पहली बार भी युद्ध देखा और पहली बार क्रूरता मैंने तालिबान में देखी। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर यूक्रेन में ये भी दिखाया जा रहा है युद्ध में कि टैंक चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन वो जो युद्ध है उसमें मर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है जैसे तालिबान में जब चल रहा था कि तालिबानी लड़ाके आए हैं तो किसी की गर्दन उड़ा रहे हैं, तो किसी का हाथ काट रहे हैं, तो किसी औरतें बेच रहे हैं, तो किसी को कुछ कर रहे हैं, तो किसी को कुछ कर रहे हैं, जो निशंस और क्रूरता नहीं थी। इसमें यूक्रेन और रशिया में भी युद्ध हो रहा है और वहाँ भी ये है कि हाँ, हम कब्जा करना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ मानक दिखाई देते हैं। या टीवी पे अभी तक तो ऐसा कोई अगर किसी के पास आया होगा तो मुझे दिखा देगा, मैं उससे विनम्रतापूर्वक क्षमा मांग लूँगा कि भैया आपसे गलती हो गई, लेकिन अभी तक मैंने कोई क्रूरता वाला उसमें संहार नहीं देखा है। नरसंहार बिल्कुल है, लोग मर रहे हैं, युद्ध होगा तो स्वाभाविक ही मरेंगे, कोई मिसाइल गिरेगी, बम गिरेगा, गोलियां चलेंगी तो लड़ेंगे। लेकिन उस हिसाब से मैं एक चीज़ जरूर जानना चाहूँगा कि तो जिस तरह तालिबान में क्रूरता के साथ मारा जा रहा था कि किसी गर्दन काट के लटका दी गई है, तो किसी को यहाँ इस तरह से सड़कों पे मारा जा रहा है, जूते चप्पल लगाया जा रहा है, हाथ पैर काटा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके समुदाय में? तमाम लोग ऐसा क्यों, ऐसी धारणा बन रही है आपके समुदाय के बारे में लोगों की? इस पर भी तो आप कभी अपने समुदाय में बैठ के बात कर लीजिए। जो आपके बड़े बड़े नेता लोग हैं, आपसे तो बड़े बड़े तमाम मौलवी मौलाना भी मिलते होंगे, उनसे भी जरा बात कर लीजिए कि इस तरह का संदेश ना जाए विश्व में, देश में, मोहल्ले में, जिले में, प्रदेश में, इस तरह का ना जाए। नहीं, आने वाले दिनों में ये सब बड़ा भयंकर परिणाम लेके आने वाला है। और शुक्रिया कि आप सबने मुझे इतना समय दिया। मेरी बात कोई गलत लगी होगी तो मैं सभी से क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं दिल में आया क्योंकि मैं दिन में देख के मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था कि ये हो क्या रहा है, और बस दिल में आया कि अब वो एक शेर बड़ा पुराना है कि दिल पे गुजरेगी तो लब पे आएगी, हमसे तो ये सहा नहीं जाता। तो शुक्रिया, धन्यवाद।